तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली ने नेसेंट सोल स्टेज को तो पार कर लिया था, मगर उसने इनर डीमंस लेवल को कैसे पास किया इसकी हमें डिटेल में जानकारी दिखाई गई। हानली के पास ग्रीन क्रिएशन लिक्विड था, जिसके चलते हानली ने इस कल्टीवेशन की जर्नी में ऊंचाइयां हासिल की, मगर हानली उसका आधा क्रेडिट खुद को भी दे देता है। उसने जो भी स्ट्रगल को फेस किया वो अकेले इस एलिक्सर के दम पर जीती नहीं जा सकती थी, और उसकी इस बात से इनर डीमन भी सेटिस्फाइड हुआ, जिसके बाद हानली ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की सुप्रीम एल्डर की पोजीशन को भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डर चिंग टियानकुन और एल्डर लियो को देख पाते हैं, जो कि हानली को ड्रॉप करने के लिए उसके घर तक पहुंच गए। वो हानली से कहने लगे कि अब तुम हमारे सेक्ट के सुप्रीम एल्डर बन चुके हो, इसलिए हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड पवेलियन की ईस्टर्न दिशा में जितनी भी छोटी मोटी हिल्स हैं, उसमें से तुम कोई भी प्लेस चूज कर सकते हो, फिर तुम वहाँ पर अपने लिए एक शानदार केव बना लेना। हालांकि एल्डर लियो चाहती थी कि हानली उनका पड़ोसी बन जाए, तो टियानकुन भी एल्डर लियो की बात से अग्री हो गए। वेल ये लोग हानली को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हानली को आउटसाइडर जैसा फील ना हो। अब हानली डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या करना चाहिए, तो ये दोनों एल्डर उससे कहने लगे कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देंगे, ये हमारी तरफ से हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने का वेलकम गिफ्ट होगा। तो हानली भी स्माइल करते हुए उनकी बात मान जाता है। अब जैसे ही हानली उन दोनों से अलविदा कहकर अपने घर वापिस आया, तब वो देखता है कि सिल्वर मून ने मस्त गाने गुनगुनाते हुए सारा सामान पैक कर लिया। वो हानली को बता रही थी कि देखिए सीनियर, अपना मामला सेट हो चुका, अब तो हम कभी भी अपनी नई केव में मूव हो सकते। जिस पर हानली कह रहा था कि क्या मैंने तुम्हें पैकिंग करने के लिए बोला था, और ये मैंने कब बोला कि हम ये केव छोड़कर जाने वाले। जो सुनते साथ ही बेचारे सिल्वर मून के एक्साइटमेंट चुटकियों में खत्म हो गई। हानली ने तो एक ही सेकंड के अंदर उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था, जिससे सिल्वर मून उन दोनों एल्डर्स पर गुस्सा हो जाती है। वो हानली से कह रही थी कि वो दोनों इतने चिरकुट होंगे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आप एक नेसेंट सोल बने हो तो उन्होंने आपको एकदम चकाचक केव देनी चाहिए थी। जिस पर हानली कह रहा था कि सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग बिल्कुल भी चिरकुट नहीं, और दूसरी बात ये कि उन्होंने खुद ही मुझे नई केव देने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने खुद ही उन्हें मना कर दिया। उन्हें बताया कि मुझे अकेला रहना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए वो लोग मुझे पूरा की पूरा टियानचियान पिक देने वाले हैं। इतना ही नहीं, उस पिक के पास दो छोटे छोटे पिक्स है, वो भी हमें मिलेंगे। जो सुनकर सिल्वर मून पूछने लगी कि मास्टर फिर टियानचियान पिक पर रहने वाले डिसाइपल्स कहाँ जाएंगे, आपने तो उनसे उनका घर ही छीन लिया। तो हानली उसे जवाब देते हुए बताने लगा कि वो डिसाइपल किसी और पिक पर शिफ्ट हो जाएंगे और हम उनके टियानचियान पिक पर कब्जा करेंगे। साथ ही मैं उस पिक का नाम बदलकर किंगजू पिक रखने वाला हूँ। ये आइडिया सुनकर सिल्वर मून भी खुश हो गई। वो कह रही थी चलो फाइनली आप सुप्रीम एल्डर बनने का कुछ तो फायदा उठा ही रहे हो, अब तो मुझे मेरा मास्टर और ज्यादा पसंद आएगा। इधर हानली वॉइड कोल्ड्रन को बाहर निकालते ही सिल्वर मून को बताने लगा कि मैंने पहले कई दफे इस हेवनली कोल्ड्रन को ओपन करने की कोशिश की थी, मगर तब मैं इसे ओपन नहीं कर पाया क्योंकि मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो लेवल पर थी। हालांकि अब मैंने नेसेंट सोल फॉर्म कर लिए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा कल्टीवेशन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बस अब मसला ये है कि मुझे इस कोल्ड्रन को ओपन करने की मेथड नहीं पता। तुम तो काफी साल इस कोल्ड्रन में बंद थी, तो तुम्हें पता ही होगा कि इसे कैसे ओपन किया जाए। साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस कोल्ड्रन के अंदर क्या होगा। मेरे ख्याल से इसमें हमें पावरफुल ट्रेजर मिलने के चांसेस हैं। जो सुनकर सिल्वर मून थोड़ी सी हेजिटेट करते हुए बताने लगी कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा मायूस होना पड़ेगा। वो क्या है ना, ये कोल्ड्रन हजारों सालों से वॉइड हेवन हॉल में मौजूद थी। हर बार कुछ सालों बाद कल्टीवेटर्स आते और इसे ऊपर पुल करके इसमें से पावरफुल ट्रेजर हासिल कर लेते। ऐसे ही सालों साल गुजर गए, समय के साथ ये ट्रेजर भी कम होता गया। पिछली बार वॉइड हेवन हॉल में आपने इसमें से जो भी ट्रेजर बाहर आते हुए देखा था, दरअसल वही इस कोल्ड्रन का सबसे आखिरी वाला ट्रेजर था। अब तो इसमें कोई एंशिएंट ट्रेजर मौजूद ही नहीं। जो सुनते साथ ही बेचारे हानली को तो बहुत बड़ा झटका लग गया। वो कह रहा था यानी ये सिर्फ एक बड़ा सा पॉट है, इस बड़े से काले पॉट के लिए पूरा की पूरा क्योटिक स्टार्स मेरा दुश्मन बन चुका। जिस पर सिल्वर मून कहने लगी अरे मास्टर आप इसे यूजलेस मत समझो, ये अभी भी हमारे काम आ सकती है। अगर आपने कोई दावत रखी तो हम इसमें बिरयानी पका सकते हैं, या फिर मेरे ख्याल से इसमें खीर ज्यादा टेस्टी बनेगी। अरे हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, दरअसल ये हेवनली वॉइड कोल्ड्रन एक हेवन पेनिट्रेटिंग स्पिरिट ट्रेजर है। अब हानली को तो इस हेवन पेनिट्रेटिंग
पेनिट्रेटिंग स्पिरिट ट्रेजर के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, इसलिए वो सिल्वर मून से इसके बारे में पूछने लगा। तो सिल्वर मून तुरंत एक एल्डर जैसे उसे लेक्चर देने लगी। वो कह रही थी कि ये कोल्ड्रन एक खास किस्म का ट्रेजर है, आप इसे बाकी के एंशिएंट ट्रेजर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एंशिएंट टाइम्स में तो ऐसे सिर्फ 50 या 60 ट्रेजर ही मौजूद थे, जिन्हें फिर स्पिरिट ट्रेजर का दर्जा मिला। इनमें से हर एक स्पिरिट ट्रेजर के पास गजब की डिवाइन पावर्स मौजूद थी, जो कि अपने एक ही मूव में समंदर और माउंटेन्स को भी शेक कर दे। जब जब ऐसे स्पिरिट ट्रेजर इस दुनिया में अपीयर हुए, तब हमेशा ही ऐसे ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए कल्टिवेटर्स ने आपस में ही फाइट की, और इस हेवनली कोल्ड्रन के लिए भी इस दुनिया में कियोस मचा था। बस मुझे ये नहीं पता कि इसके पास किस तरह की डिवाइन एबिलिटी होगी, मगर इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये कोल्ड्रन काफी ज्यादा पावरफुल है। ये ब्लू आइस फ्लेम के साथ ही इस दुनिया में अपीयर हुई थी, और आपको तो पता ही होगा कि ब्लू आइस फ्लेम्स कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। कोई भी कल्टिवेटर इनके सामने टिक नहीं पाता। ये सब सुनकर हानली भी सोच में पड़ गया। वो कह रहा था कि जब वर्ल्ड हेवन हॉल में इस कोल्ड्रन को बाहर पुल किया गया, तब इसके साथ ही आइस फ्लेम का वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया। अगर सच बताओ तो उन कोल्ड आइस फ्लेम्स ने उस पूरी जगह को तबाह कर दिया था। पहले तो हमें ये लगा था कि इन आइस फ्लेम्स को एंशिएंट कल्टिवेटर्स ने इस कोल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर सेटअप किया होगा, मगर आज पता चल रहा कि कोल्ड आइस फ्लेम्स तो इस कोल्ड्रन का ही हिस्सा है। तभी सिल्वर मून उसे बताने लगी कि लास्ट टाइम इन्हें आइस फ्लेम के ट्रिगर होने से ही मैं इस कोल्ड्रन से बाहर निकल पाई थी, इसलिए अगर आप इन आइस फ्लेम्स को रिफाइन कर लो तो शायद आप इस कोल्ड्रन को भी ओपन कर पाओगे, और अगर आप इसमें फेल भी हो गए तो कोई मसला नहीं, आप इस हेवनली कोल्ड्रन को घुमा घुमा कर अपने दुश्मनों के सिर पर पटक देना, और फिर भी उनका सिर नहीं फूटा तो इस सिल्वर मून का नाम बदल दो। लोग तो इसके सिर पर पड़ते ही आपके सामने हार मान जाएंगे। हानली को तो ये लास्ट वाला ऑप्शन ज्यादा खास नहीं लगा, वो तो बस इस कोल्ड्रन से कोई ना कोई फायदा उठाना चाहता है। इधर सिल्वर मून उसे बता रही थी कि मास्टर, जैसे कोल्ड्रन एक हेवनली पेनिट्रेटिंग स्पिरिट ट्रेजर है, वैसे आपकी ग्रीन बॉटल भी इसी तरह का एक ट्रेजर हो सकती। अब ये सुनकर हानली थोड़ा सा शॉक हो गया। उसे काफी लंबे अरसे से इस ग्रीन बॉटल के ओरिजिन के बारे में जानना था, तो तुरंत ही उस ग्रीन बॉटल को समन करते हुए सिल्वर मून से पूछने लगा कि क्या तुम इसके बारे में मुझे कुछ बता सकती हो। तो सिल्वर मून उसे थोड़ा सा परेशान होकर बताने लगी कि ये ग्रीन बॉटल काफी ज्यादा स्पेशल है। इसके एबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो स्पिरिचुअल मेडिसिन की एज को काफी तेजी से बढ़ा सकती, और उसकी यही एबिलिटी इसे सभी स्पिरिट ट्रेजर में सबसे यूनिक बना देती है। कोई भी इसे सरपास नहीं कर सकता। वेल, इसके पीछे एक खास वजह है। दरअसल बाकी के ट्रेजर पर इस realm के अर्थ एंड हेवन के लॉज लागू होते हैं, यानी कि वो ट्रेजर्स हेवन के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन आपकी ये ग्रीन बॉटल तो हेवन के रूल्स की लंका लगा चुकी। ये तो किसी भी चीज को काफी तेजी से ग्रो कर सकती, यानी कि इसने कुदरत के हर एक कानून को ब्रेक कर दिया। इसका सीधा मतलब ये होगा कि ये बॉटल इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती। एक तो ये स्पिरिट वर्ल्ड से आई होगी, या फिर उससे भी हायर लेवल पर मौजूद इमॉर्टल वर्ल्ड से बिलोंग करती होगी, क्योंकि सिर्फ वहाँ के लोग ही ऐसा यूनिक ट्रेजर रिफाइन करने की एबिलिटी रखते हैं। हानली को तो ये सारी बातें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। सिल्वर मून उससे कहने लगी कि देखो मास्टर, अब मुझसे ये मत पूछना कि मैं इतना सब कैसे जानती हूँ, क्योंकि इसका जवाब तो मेरे पास भी मौजूद नहीं। हो सकता है कि ये मेरे पास लाइफ की मेमोरीज हो। इधर हानली स्पिरिट वर्ल्ड और इमॉर्टल वर्ल्ड के बारे में ही सोच रहा था। उसे पहली बार पता चला कि इस realm के ऊपर भी और realm मौजूद है, जैसे कि स्पिरिट वर्ल्ड, और उसके हायर लेवल पर था इमॉर्टल वर्ल्ड। इसलिए वो तुरंत ही उस कोल्ड्रन को अपने स्टोरेज बैग में रखते हुए सिल्वर मून से कहने लगा कि चलो अब मुझे क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी realm पावर को ठीक से स्टेबल कर पाऊँ। इतना ही नहीं, मुझे अपने नेसेंट सोल को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो जब तक कोई पहाड़ नहीं टूटता या फिर कोई कयामत नहीं आती, तब तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना कहते साथ ही हानली वहाँ से गायब हो चुका था। सिल्वर मून कहने लगी, वाह मास्टर हो तो ऐसा, जब भी इन्हें किसी चीज पर डाउट होता है ये सीधे क्लोज डोर कल्टीवेशन में चले जाते। मगर कोई ना, सिल्वर मून यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लेगी। और उतने में वो देखती कि नाइनकॉल जिनसिंग के खरगोश ने उसके सारे काम बढ़ा दिए हैं, इसलिए तो सिल्वर मून इस खरगोश के हाथ धोकर पीछे पड़ी है। वो बस इसे भूनकर खाना चाहती थी। अब हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हानली की नेसेंट सोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। अब हानली इस सोल को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। काफी महीनों से हानली अपनी क्लोज डोर ट्रेनिंग में बिजी था। तभी एक दिन सिल्वर मून उससे मिलने के लिए पहुंच गई और दरवाजे के बाहर हानली का इंतजार कर रही थी। तभी हानली वहां पर पहुंच गया। वो उससे पूछता है, चलो बताओ अब कौन सी कयामत आई थी जिसे तुम हैंडल नहीं कर पाई। तो सिल्वर मून उसे बताती है, मास्टर वैसे कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, बस एक छोटी सी दिक्कत हुई थी। देखो जब आप क्लोज डोर कल्टीवेशन में गए उसके ठीक 15 दिन बाद मू पिलिंग आपसे मिलने आई थी। अब देखो मास्टर, वैसे तो मैं उसे भगाना चाहती थी, लेकिन अब वो आपकी पुरानी
पुरानी दोस्त है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उस बंदी से थोड़ी सी बात की जाए। तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए आपका फॉर्म ले लिया। वैसे हमने ज्यादा गप्पे नहीं मारी, लेकिन बातें बहुत हुई थी। और अब हमें सिल्वर मून और मू पिलिंग की वो मीटिंग दिखाई गई, जहाँ पर सिल्वर मून हानली का फॉर्म लेकर उससे मिलने पहुंच गई थी। मू पिलिंग तो हानली को अपने सामने देखकर तुरंत ही उससे माफी मांगने लगी। वो कह रही थी कि उस वक्त मैं आपकी ताकत को पहचान नहीं पाई और इसीलिए आपको जूनियर जैसा ट्रीट किया। अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पता होता कि आप इतनी ज्यादा हायर लेवल पर हो तो शायद मैं कभी आपको ऑफेंड ना करती। वेल, आज मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। दरअसल मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर इस बार सीनियर मेरी हेल्प कर दे तो मैं उनका एक काइंडनेस रिपे करने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये सारी बातें सुनकर सिल्वर मून तो दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो रही थी। बस अब उसे ये जानना है कि मू पिलिंग को उससे कौन सी मदद चाहिए। और तुरंत ही अपना दिमाग चलाने लगी कि कहीं ये बंदी मेरे मास्टर की डिसाइपल तो नहीं बनना चाहती। अगर ऐसी बात है तो फिर ये फैसला मेरे मास्टर करेंगे। इसलिए सिल्वर मून मू पिलिंग से कहने लगी कि अगर तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहती हो तो भूल जाओ, मैं कभी कोई डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करता। अब इस सारी कहानी सिल्वर मून ने हानली को सुना दी थी। साथ ही वो हानली को देखकर काफी ऑकवर्ड सी स्माइल करने लगी। तो हानली समझ गया कि असली मुद्दा तो अभी तक इसने मुझे बताया ही नहीं। इसलिए वो कहता है चलो सिल्वर मून, अब वो बात भी बता दो जहाँ पर तुमने मसला किया था। इसलिए उसे मस्का मारते हुए कहने लगी कि अरे वाह, मेरे मास्टर तो सब समझ जाते। वैसे कोई मसला तो नहीं हुआ था, बस एक छोटू सी एकदम इत्तू सी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। और अब हमें वो सिचुएशन दिखाई जाती है जहाँ पर मास्टर फेंग अपने बेटे को लेकर हानली से मिलने आए थे। वो अपने बेटे फेंग जियांग को डांटते हुए कहने लगे कि अभी सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, वरना मार मार की तेरा भरता बना दूंगा। और उतने में ही हानली उनके सामने पहुँच गया तो दोनों भी फटाफट से उसे ग्रीट करने लगे। हानली उनसे कहता है सीनियर, जब मैं पहली बार इस सेक्ट में आया था तब आपके बेटे यानी कि मेरे दोस्त फेंग ने ही मुझे रिसीव किया था और फिर आपने मुझे यहाँ पर एडमिशन दी थी। इसलिए प्लीज मेरे सामने रिस्पेक्ट पेश मत कीजिए, आप दोनों मेरे लिए काफी ज्यादा अजीज हो। यहाँ पर एल्डर फेंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हानली इतना पोलाइटली उनसे बात करेगा। साथ ही हानली उनसे कहने लगा, एल्डर फेंग मैंने तो सुना था कि आप भी नेसेंट सोल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा चुके हो, तो फिर आप इतनी जल्दी कल्टीवेशन से बाहर कैसे आ गए? जिस पर एल्डर फेंग कहने लगे सीनियर, अब आपसे क्या ही छुपाऊं, दरअसल काफी टाइम से हमारे सेक्ट को कमजोर समझकर ह्यूमिलेट किया जा रहा था, इसलिए उन्हें थोड़ा शांत करने के लिए हमने ये नाटक किया। सबको ये बताया कि मैं नेसेंट सोल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ ताकि वो लोग हमें कमजोर ना समझ बैठे। मगर अब हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास हेवन ने खुद भेजा हुआ जीनियस है। आपके यहाँ होने से तो मानो हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में रौनक आ गई। हानली भी उनकी तारीफें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया। साथ ही एल्डर फेंग कहने लगे कि फ्यूचर में आप ही हमारे डिसाइपल को गाइड कीजिए ताकि ये भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए। हानली तो लोगों के इरादों को तुरंत ही समझ जाता था और उसने नोटिस किया कि एल्डर फेंग ये सारी बातें अपने दिल से बोल रहे थे, वो सिर्फ अपने सेक्ट का भला करना चाहते। साथ ही जहाँ तक हानली को पता था, ये एल्डर हमेशा कमजोर डिसाइपल्स को सपोर्ट करते थे। भले ये ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट ज्यादा ताकतवर नहीं है, मगर यहाँ के लोग एकदम प्योर हार्ट और सच्चे थे। हानली सोचता है कि यही तो एक रीजन था कि मैंने ये सेक्ट ज्वाइन किया, यहाँ के लोगों ने ही मेरा दिल जीत लिया था। इसलिए अब हानली एल्डर फेंग से कहने लगा कि आपकी काइंड वर्ड्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ का सुप्रीम मास्टर बन चुका हूँ, तो यहाँ के डिसाइपल्स को गाइड करना मेरा फर्ज है ताकि हम अपने सेक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए। अब ये बात होती ही एल्डर फेंग ने एक दूसरा मसला हानली के सामने रखा। वो कह रही थी सीनियर, आप मू पिलिंग को लेकर एकदम बेफिक्र रहे, उसकी मेरे बेटे फेंग के साथ जो सगाई हुई थी हमने उसे तोड़ दिया है। दरअसल हमें पता ही नहीं था कि मू पिलिंग आपकी पर्सनल कॉन्क्यूबाइन बन चुकी है, वरना हम कब की ही इस एंगेजमेंट को तोड़ देते। गाइस, ये कॉन्क्यूबाइन वर्ड आप गूगल कर लेना, मैं इसका मतलब यहाँ पर तो बता नहीं सकती, वरना हमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। सब पर्सनल कॉन्क्यूबाइन ये लफ्ज सुनते ही हानली को सबसे बड़ा झटका लग गया। वो सोचता है कि ये सब कब हुआ, मैंने तो उस बंदी को कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा था। इधर एल्डर फेंग अपने बेटे को इशारों में बता रहे थे कि गधे सिर झुका वरना ये पनिश करेंगे। जिसके बाद वो बाप बेटे हानली को रिस्पेक्ट पेश करते हुए तुरंत ही वहाँ से गुल हो गए। वो यहाँ पर हानली को बस एंगेजमेंट के ब्रेक होने की खबर देने आए थे। सो ये मसला था सिल्वर मून का, उसी ने सारा रायता फैलाया, जिसके चलते पूरे सेक्ट में हानली और मू पिलिंग के चर्चे होने लगे। यहाँ पर वो बड़ी ही आराम से अपने मास्टर के गुस्से को नाप रही थी, मगर हानली ने जैसे उसकी तरफ घूर के देखा वो तुरंत ही पीछे हट गई। जिसके बाद वो हानली के सामने आकर उसके सामने काफी क्यूट वाली स्माइल देने लगती है ताकि हानली का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए। वो कहती
थी मास्टर आप इतने महान हो कि क्या ही बताओ। लोगों को लगता है कि आप काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं, मगर उन्हें क्या ही पता मेरे मास्टर ने यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत की है, कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए, अपने डिजायर्स पर काबू रखा। कई सारे लड़कियों के दिल टूट गए मगर मेरे मास्टर नहीं झुके। तो हानली उसे अपने पास आने का इशारा करता है, जिसके चलते सिल्वर मून काफी क्यूट अंदाज में उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। वो ये सारी मासूम सी हरकतें इसलिए कर रही थी ताकि हानली का गुस्सा ठंडा होकर उसे हंसी आ जाए। हानली कह रहा था मेरी जान देखो मुझे तो पार्टनर की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें एक जोड़ीदार की सख्त जरूरत है, इसलिए तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रही। मगर टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी एक सूटेबल पार्टनर ढूंढ लाऊंगा, बस तब तक मेरी बदनामी जरा कम करो। जिस पर सिल्वर मून पैनिक होते हुए कहने लगी कि मास्टर मैं भी आपके जैसे ही सिंगल रहना चाहती हूँ, आप बिल्कुल तकलीफ ना उठाएं, बस एक बार उस मुंह पिलिंग से मिल लीजिए, वो कई दिनों से आपके इंतजार में थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे हैंडल कैसे करूँगी, इसलिए मैंने उसे वहीं पर बिठा दिया। जिस पर हानली कह रहा था कि जब मुंह पिलिंग ने मुझे अपना लवर बताया तब तो तुमने उसे हाँ बोलने से पहला मुझसे परमिशन नहीं ली थी, तो बताओ फिर तुमने उस बेचारी को यहाँ पर रोक के क्यों रखा है। वैसे भी उसने झूठी अफवाहें फैलाई और उसे जो चाहिए था वो हासिल कर लिया। उसे फिंग जियान के साथ शादी नहीं करनी थी, इसलिए उसने मेरे नाम का यूज किया। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसे यहाँ से जाने के लिए बता दो। जिसके बाद हानली दोबारा से कल्टीवेशन में जा चुका था। यहाँ पर वो ब्लू आइस फ्लेम्स को रिफाइन करने की फिराक में है। वेली कोल्ड एनर्जी हानली को वर्ल्ड हेवन हॉल से मिली थी, जो कि काफी ज्यादा फियर्स है, मगर अब हानली नेसेंट सोल बनने की वजह से इसे मैनेज करना उसके लिए जरा भी मुश्किल नहीं होने वाला। बस हानली को इस कोल्ड एनर्जी के डायरेक्ट अटैक को रोकना था। ये अगर डायरेक्टली हिट हो जाए तो वो घायल हो सकता था। यहाँ पर हानली का नेसेंट सोल अपनी एनर्जी का यूज करते हुए इसे रिफाइन कर कंज्यूम कर लेता है, जिसके बाद हमें हानली के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम कई सारे लाइटनिंग सोर्स को देख पाते हैं। दरअसल हानली मिस्ट्री सीन मैनुअल में रिकॉर्ड की गई सीक्रेट टेक्निक का यूज करके इस आइस कोल्ड फ्लेम को रिफाइन कर सकता था, मगर ये फ्लेम काफी ज्यादा कोल्ड और इन पावर से भरी हुई थी। साथ ही इस आइस फ्लेम की सिर्फ एक ही स्ट्रैंड रिफाइन होने में काफी ज्यादा टाइम लेगा। हानली सोचता है कि मुझे अपनी बॉडी में ही इसे कई सालों तक रिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं इसे पूरी तरह से मास्टर कर सकता हूँ। भले ये प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एक बार ये कोल्ड आइस फ्लेम्स रिफाइन हो जाए फिर ये बहुत ही खतरनाक किलिंग मूव में तब्दील हो सकती, जिसका यूज करके तो मैं अपने पावरफुल से पावरफुल अपोनेंट को आसानी से हरा पाऊंगा। और उतने में ही कोल्ड आइस फ्लेम से बना हुआ ड्रैगन हानली के सामने अपीयर्ड हो गया। और ड्रैगन तो हानली पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था, जो देख हानली कहने लगा ये लो ये अभी तक लाइन पर नहीं आया। तब हानली अपनी लाइटनिंग सोर्ड का यूज करते हुए उस पर बहुत ही गजब की पावरफुल गोल्डन लाइटनिंग से अटैक करने लगा। ये नजारा दिखने में जितना ज्यादा खूबसूरत उतना ही ज्यादा भयानक था। यहाँ पर हानली ने अपने कई सारे हेवी सोर्ड्स का यूज किया था, जिससे निकलने वाली लाइटनिंग की वजह से वो ड्रैगन थोड़ा बहुत सप्रेस होने लगा, मगर वो दोबारा से ऊपर आ जाता है। वो ड्रैगन इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला। हानली सोच रहा था कि उसे काफी गजब का ओपोनेंट मिला है, जिसे डरा के रखना उतना ही ज्यादा मुश्किल। और अब जैसे ये लाइटनिंग अटैक खत्म हुए वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो हानली के गोल्डन बग्स तुरंत ही जाकर उस एनर्जी को डिवावर करना शुरू कर देते हैं। इन गोल्डन बग्स की एबिलिटी और टफनेस सब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो देख हानली समझ गया कि ये बग्स तो 3 कलर्ड फ्लाइंग इंसेक्ट की एबिलिटी को भी सरपास कर चुके हैं। साथ ही उनकी बॉडी से बहुत ही भयानक ऑरा रिलीज हो रही थी। तभी एक बग हानली के पास आ जाता है। हानली ने नोटिस किया कि इसकी आंखें तो रेड हो चुकी, यानी कि सिर्फ एक स्टेप बाद ये पूरी तरह से गोल्डन कलर में बदल जाएगा। साथ ही हानली शुक्र मना रहा था कि उसने पहले इन बग्स पर रेस्ट्रिक्शन सेटअप करके रखा, वरना आज ये बग्स हानली के भी खिलाफ हो सकते थे। अभी गोल्डन बग्स और ग्रो हो पाए इससे पहले हानली को कोई बेटर मेथड ढूंढनी पड़ेगी, जिसका यूज करके वो इन बग्स को कंट्रोल कर पाएगा। जिसके बाद अगली सीन में हम देख पाते कि हानली क्लियर स्पिरिट वाटर को ट्राई करने वाला था। वो बताता है कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग क्लियर स्पिरिट वाटर लो लेवल के डिसाइपल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसका यूज करने से हमारी सोल काफी ज्यादा मजबूत हो सकती, मगर मेरे ख्याल से मुझे भी फायदा देगी, बस मुझे इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी होगी। जिसके बाद उस क्लियर स्पिरिट वाटर को एक पॉट में ऐड करते हुए अपना फेस उसमें डुबा देता है। और हानली को महसूस हुआ कि वाटर
वाटर उसकी एनर्जी को काफी तेजी से रिप्लेनिश किए जा रहा। तो हानली इस प्रोसेस को काफी तेजी के साथ दोहराने लगा और इसे भी पूरा होने में कई महीनों का वक्त लग गया। इधर सिल्वर मून देखती कि मू पिलिंग अभी भी हानली के घर के बाहर उसका इंतजार कर रही है। कई दिन बीत गए, मौसम बदल गए, हालांकि ये बंदी अपनी जगह से उठने के लिए तैयार नहीं थी। अब तो सिल्वर मून को भी उस पर तरस आने लगा। यहाँ पर मू पिलिंग बस हानली से मिलने की जिद पर अड़ी हुई थी और तभी एक रात सिल्वर मून अपनी अम्ब्रेला लेकर उसके पास पहुँच गई। वो मू पिलिंग से कहने लगी कि मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुनते साथ ही मू पिलिंग को एक नई उम्मीद मिली थी। उसे लगा कि शायद उसने जो भी गलती की थी आज वो उसके लिए हानली से माफी मांग सकती। साथ ही वो सिल्वर मून को देखकर भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी, क्योंकि जितने बार भी इन दोनों की मुलाकात हुई उस वक्त हमेशा सिल्वर मून हानली के ही फॉर्म में थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।